नमस्कार, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड कहानियां विद सुधांशु के साथ। आज हमारे साथ अभिव्रत दीक्षित जी मौजूद हैं, जो कि रियल एस्टेट के रियल हीरो के नाम से जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी इनका इसी नाम से है। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या प्रॉफिट्स है उसके, क्या लॉस है, जो कुछ भी है सारी चीजें उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं अभिव्रत जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे इन्विटेशन स्वीकार किया और यहाँ पे आप अपना कीमती समय देकर आए। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। सर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अनफिल्टर्ड कहानियां बाय सुधांशु के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज हम लोग सुधांशु भाई के माध्यम से ये जानेंगे कि रियल एस्टेट के कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट हम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होता है रियल एस्टेट में। आप जो ये काम कर रहे हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, कैसे स्टार्टिंग हुई, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत हुई वो इस तरीके से हुई कि बचपन में मैं ये सोचता था कि कुछ इस तरीके का व्यापार करूंगा कि मैं खुद एक अच्छा धन अर्जित करूं और उसके साथ कई सारे लोगों को भी करवाऊं। तो ये मेरी जो भावना थी और दिन पर दिन प्रबल होती चली गई। बचपन में जैसे मैंने इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर लगा कि कैसे क्या व्यापार करना है। फिर मेरे साथ जिस कंपनी के साथ मैं चैनल पार्टनर हूँ आज की डेट में, उसके साथ मैं अलाइन हुआ जुलाई 2024 में। और फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है और रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आने वाले टाइम पे और आज भी लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं सही तरीके से, तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने भी आज की डेट में या आज से 10-20 साल पहले, या देख लिया जाए अगर आज से 50 साल पहले हमारे बाबा लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, आज उसकी बदौलत आज उनके पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हुई है। और रियल एस्टेट की जो वेल्थ क्रिएट होती है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होगी, वो जनरेशन तक जाती है। इस वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ मेरे साथ हमारी पूरी टीम है और ऐसा कुछ मेरी टीम में नहीं है कि किसी भी एज का चाहिए। 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह से हो, सब लोग मेरे साथ चैनल पार्टनर बनके इस बिजनेस में इन्वॉल्व होके वर्किंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो भी ऐड ऑन हो सकते। अच्छा, मतलब जो लोग आना चाहते हैं वो लोग आराम से इजीली आ सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई कास्ट वगैरह, क्योंकि आजकल कास्ट का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाता है। कास्ट भी नहीं है, कोई एज ग्रुप भी नहीं है, मेल है फीमेल है, उससे भी कोई इशू नहीं है। मेरे साथ लगभग इस वक्त 172 लोगों की टीम है जो कि प्रॉपरली हमारे साथ वर्किंग कर रही है। जहाँ पे आप ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये जगह कहाँ पे है? हमारी ये जो प्लॉटिंग वाली जगह है, बेसिकली क्या है कि मैं आपको ये जगह बताने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हमारी आपको साइट्स वहीं पर मिलेगी जहां पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। उसका एक रीजन है कि हम लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है जिस रेट पे, उसके प्राइसेस हाई हो, तभी तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और तभी वो मुझको मानेगा, मेरी बात सुनेगा। जो इस समय सबसे करेंटली रनिंग साइट है, जो हम लोगों का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ऐसा हम लोग ने जब शुरुआत करी थी तब सोचा था इस तरीके की वर्किंग करेंगे, ऐसी साइट डेवलप करेंगे। वो प्रेजेंट टाइम हम लोगों की, जो आप कानपुर लखनऊ हाईवे देखते हैं, बिल्कुल, कानपुर से जब हम लोग लखनऊ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में रेड टेप का एक आउटलेट पड़ता है। बिल्कुल जी, ठीक, रेड टेप आउटलेट के सामने यूपीएसआरटीसी की बस वर्कशॉप है। उसी रूट में आगे जाके वो लखनऊ एससीआर का एरिया लगता है। वहां पर हमारे अभी करेंटली 206 बीघे की साइट है, वो चल रही है, बहुत प्रीमियम साइट है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो जैसे पुरानी एक कहावत चली थी कि दादा खरीदे पापा के साथ बेटा भी बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो उस तरीके आप लोग इसका जो परिणाम है इस प्रोजेक्ट का, वो आप मतलब लोगों को इस तरीके देते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति ने खरीदी, उसके बाद उसकी पीढ़ी वो जगह की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है और उसको प्रॉफिट भी उतना ज्यादा। बिल्कुल। लोगों को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेन बात मैं आपको बताऊं, लोगों को इन्वेस्टमेंट आज की डेट में जो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो रियल एस्टेट है। उसका रीजन क्या है? आप गोल्ड भी खरीदते हैं तो गोल्ड आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, या गोल्ड आप ज्वेलरी में लेते हैं, या फिर आप गोल्ड खरीद के आप उसको बैंक के लॉकर में भी रख देते हैं। हम कह रहे हैं आप गोल्ड खरीद रहे हैं, सपोज दैट आप घर के रखा है, चोरी हो सकती है, आप लॉकर में रख देते हैं बैंक के। अगर बैंक में लॉकर से भी चोरी होती है, बैंक भी उसका आपको जल्दी क्लेम नहीं देता है। उसके बाद अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते तो उसके प्राइसेस भी जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप देखेंगे इस समय का जो दौर चल रहा है, गोल्ड के प्राइसेस काफी तेजी से हाई जरूर हुए, लेकिन पिछले समय देखा जाए कभी भी स्टेबल नहीं रहा। अगर आज सोना आज डेट में जो है, हो सकता है कल उससे 2-3 हजार 4 हजार रुपए प्रति ग्राम में कम हो। हाँ,
इस तरीके से देखा जाएगा। लेकिन हमारा जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, इसमें सबसे मेन बात यह है कि इस वजह से बहुत अच्छा है कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, कोई भी आपकी जमीन चुरा के नहीं ले जा सकता है। और उसके अलावा ये जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, सबसे तेजी से आपको ग्रोथ देता है। हाँ, आज के समय में देखा जाए तो सबसे व्यापार जो सबसे तेज बढ़ रहा है वो रियल एस्टेट का ही है। आप मेरी बात एक समझिए, अगर सभी दर्शक समझ रहे हैं तो आप उसको खुद में अपने आप में बिलीव करेंगे, आप अपने आप में फील करिए थोड़ा सा, कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब जमीन पर ही हो रहे हैं। बिना जमीन के कुछ हो पा रहा है? नहीं, संभव और नहीं कुछ। सबसे मेन बात हम आपको बताएं, प्रोडक्शन जो जमीन का है वो ऊपर वाले ने, भगवान ने केवल एक बार किया है। हाँ। बाकी चीज के प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जैसे अभी क्या है कि हम लोग ये माइक लगाए हुए हैं, ठीक, माइक अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो जो कंपनी है माइक की, वो तुरंत इसको और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगी, लोग ज्यादा खरीद रहे, वो होता जाएगा। लेकिन क्या है कि जमीन एक ऐसी चीज है जिसका प्रोडक्शन लिमिटेड है और आबादी जो है हम लोगों की डे बाई डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जमीन के प्राइसेस हमेशा हाई होने ही है। आदमी रहेगा, कुछ भी व्यापार करेगा, वो जमीन पे ही होगा। इसकी वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और रही बात, एक बीच में पॉइंट छूट गया कि शेयर मार्केट में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट तो मैं मानता हूँ अच्छा है, लेकिन सिक्योर नहीं है। आज आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और महीने भर बाद उसकी शेयर की क्या वैल्यू है आप इसको नहीं अंदाजा लगा सकते। एक रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसकी हमेशा हाई जाती है, कभी भविष्य में डाउन हो गई, क्योंकि सोना भी हमेशा बढ़ रहा था, बहुत तेज बढ़ा, आने वाले समय में बहुत तेज बढ़ा, एकदम से डाउन हुआ। जो लोग काफी ज्यादा खरीद चुके थे फिर वो लॉस में हो गए। बिल्कुल। तो कभी क्या रियल एस्टेट भी गिरेगा? रियल एस्टेट कभी नहीं गिर सकता है। आप पुराने सारे उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड्स, रियल एस्टेट कभी नहीं गिरेगा। उसका एक रीजन है, जो हम लोगों की पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये हम मान सकते हैं, अगर आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत तो इस वजह से हूं कि एक जगह पे स्टेबल हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, महीना भर के लिए या मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, लेकिन डाउन कभी भी नहीं जाना है, डाउन कभी भी नहीं जाना। और हाँ, एक बात, इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट कैसी आपकी जो वहां की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप लोग ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे लोग अगर प्लॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं? देखिए, मेरे यहाँ ऐसा होता है कि 2 तरीके से हम लोग आपको प्लॉट देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास अमाउंट ठीक ठाक रहता है, वो हमसे फुल अमाउंट देंगे, मैं उनको कुछ डिस्काउंट देता हूँ, उस तरीके से प्लॉट ले सकते हैं। सेकंड, जो हम लोगों के पास आते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में, अगर हम लोग जैसे कानपुर में बैठे हुए हैं, हम लोग देखें, अगर एक एवरेज निकालें पर पर्सन इनकम का कानपुर में, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए के आसपास है एक एवरेज। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं कि वो किराए के घर पे रह रहे हैं, खुद का घर लेना चाहते हैं लेकिन इतना बजट नहीं है, तो उनके लिए हम लोग ने एक ऐसा प्लान रख रखा है कि वो हम लोगों से EMIs पे प्लॉट ले सकते हैं। अच्छा। और वो जो EMIs वाला प्लॉट है उसमें हम उनसे कोई भी फाइल चार्ज नहीं लेते हैं और कोई भी उनसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो प्लॉट की एक्चुअल कॉस्ट है वही उसी कॉस्ट में हम लोग उनको प्लॉट देते हैं EMIs पे। तो ये जो EMI का ऑप्शन है, ये आप लोग अपनी तरफ से पर्सनल दे रहे हैं या किसी कंपनी को इसमें बीच में रखा? वो हम लोगों का पर्सनल है। अच्छा। वो जो EMI में हम लोग प्लॉट देते हैं वो हम लोगों का खुद का पर्सनल है, इसमें कोई बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें इंटरेस्ट लगने लगेगा। बिल्कुल। वो हम लोग अपनी तरफ से पर्सनल देते हैं। उसमें क्या होता है कि 50% डाउन पेमेंट दे करके आप जो 50% रेस्ट अमाउंट बचता है उसको आप अलग अलग महीने की EMIs है, कोई जैसे 15 महीने की चाहता है, कोई 20 महीने की, तो 30 महीने कोई चाहता है, तो जैसे 30 महीने की EMI चाह रहा हमने 30 महीने के इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा वो उसके अकाउंट से ऑटोमेटेड हो जाता है, पर मंथ उसके अकाउंट से 30 महीने तक कटता रहेगा। ये भी हमारी सुविधा, ये सारी सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग के प्लाट में और क्या सुविधाएं हैं जैसे लोग आते हैं कि हाँ नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो सुविधा से पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो प्लॉट है और हम जिस तरीके से पैसा लेते हैं, इस तरीके का मुझे नहीं लगता शायद रियल एस्टेट में कोई कर पाता होगा। नहीं, EMI ऑप्शन तो नहीं है। EMI ऑप्शन है भी अगर, तो मैंने एक चीज देखी है कि रियल एस्टेट में बहुत सारा आदमी कहता है कि 2 नंबर का पैसा चलता है, ब्लैक में बिल्कुल देता ही है आदमी। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से हम लोग डिप्टी CM जो इस समय प्रेजेंट टाइम अपने दोनों डिप्टी CM हैं, हम लोग उनसे अवॉर्डेड भी हैं इसी वजह से कि हम लोग ने जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस किया है उसमें किसी का भी जो पैसा है वो हमने कैश पे नहीं किया है। वो जो हमने किया है,
हमने सारा जो ट्रांजैक्शन किया या टू बैंक किया है, आरटीजीएस किया है, यूपीआई किया है या एनईएफटी किया है। तो इसकी वजह से क्या है कि सबसे पहले हम लोग साफ सुथरे तरीके से रियल एस्टेट का काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं कि भाई 20 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, आप लाख 2 लाख बढ़ा के ले लो प्लॉट से, लेकिन हम आपको कैश पैसा दे देंगे, क्योंकि कैश पेमेंट ब्लैक मनी में डिपॉजिट हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं होता है। हम जो भी प्लॉट देते हैं वो सारा, आप विश्वास करेंगे, आप सोचिए कि कितना अच्छा तरीके से प्रॉपर रन हो रहा होगा वो बिजनेस, जहां पर 1 रुपए का भी ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट ना होगा, क्योंकि आजकल बुलडोजर पहुंचने में समय नहीं लगता। बस वही बात। दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं इस तरीके से हम लोग की वर्किंग, और साथ ही साथ क्या है कि हमारी आपको जो साइट है हमने आपको बताई, हम लोग जो वहां की लोकल अथॉरिटी लगती है उससे अप्रूवल कराते हैं। जैसे क्या होता है कि वहां पर अगर सपोज दैट वो थोड़ा ग्रामीण एरिया में है तो वहां पर जिला पंचायत लग रहा है, अगर वो साइट हम लोग की कानपुर में है तो केडीए लग रहा है, उन्नाव में तो यूडीए लग रहा है, लखनऊ में तो एलडीए लग रहा है। तो जो भी वहां की लखनऊ की, कानपुर की जो भी हमारी साइट है वहां पर जो भी अथॉरिटी लगती है हम लोग उससे अप्रूवल करा लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो आज के टाइम पे है कि बहुत सारे लोग सस्ता प्लॉट लेने के चक्कर में प्लॉट तो ले लेते, लेकिन बाद में उनकी जो मेहनत की कमाई होती है उसका सारा पैसा उन लोग का बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान जब अपना मकान बनाता है तो वो एक एक जमा पूंजी इकट्ठा करता है, पूरे जीवन भर कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो जाके एक प्लाट खरीदता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा इसके इनकम आउट सोर्स होता है वो उस हिसाब से खरीदता है। और उसमें फ्रॉड, क्योंकि प्लाट में फ्रॉड आजकल चल रहा है। देखा भी आपने, देखा भी आप काम भी कर रहे हैं इस पे, तो मैंने भी सुना है कई लोगों का कि एक प्लॉट पे 4 से 5 रजिस्ट्री हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि दाखिल खारिज हो जाता है तो फ्लैट आपका पक्का हो जाता है। हाँ। ऐसा कुछ है। हाँ, कह रहे थे कि दाखिल खारिज वाली बात है जी। तो देखिए, दाखिल खारिज होना बहुत अच्छी चीज है। रजिस्ट्री के बाद सबसे पहला जो हम लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है दाखिल खारिज का ही होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो प्लॉट जब किसी भी लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल ले लेते हैं, वो हमको गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो अप्रूव कर देती है, तो फिर उसमें दाखिल खारिज की नीड नहीं रहती है। वहां पर जब पॉपुलेशन आती है तो उसमें म्यूटेशन वगैरह होता है, इस तरीके का यहाँ होता है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आपका जो सोसाइटी है, अगर वो सरकार से मानचित्र पास, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, और मैप अप्रूवल जिसे हम लोग इंग्लिश में कह लेते हैं, वो है, तो उसके बाद आप ये समझिए कि वो जो आपका प्लॉट है सबसे ज्यादा सिक्योर हो गया। और दूसरी बात क्या हो गई कि वहां पर आपका इन फ्यूचर कभी भी बुलडोजर या वहां से कोई भी लिंक एक्सप्रेस पे कुछ भी नहीं निकलना है, गवर्नमेंट इसी चीज का हम लोगों को अप्रूवल देती है। अच्छा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे आपने अभी मुझसे बोला कि एक प्लॉट पे 4-5 रजिस्ट्री हो जाती है, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था कि सस्ते प्लॉट आदमी ले लेता है। बस ये वही चीज आती है। मैं तो कहता हूँ कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कभी भी सस्ते के पीछे ना भागिए। आपका जितना बजट अलाउ कर रहा है, नहीं बजट अलाउ कर रहा है, आप कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। नहीं तो प्लॉट जो आप 100 गज का लेना चाह रहे हैं 50 गज का ले लीजिए। लेकिन सस्ते प्लॉट कैसे होते हैं मैं आपको देखिए बताऊं। एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल। जैसे होता है कि कोई प्लॉटिंग कर रहा है, अब जिनको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में नहीं रहना होता है, ठीक है, वो कैसे प्लॉटिंग करते हैं। उन्होंने 5 बीघा जमीन ली, उसमें प्लॉटिंग करी, और अगर वहां पर एक्चुअल प्लॉट की जो कॉस्ट है सारा डेवलपमेंट करने के बाद 10 लाख रुपए आ रही है, उन्होंने क्या किया 8 लाख 7 लाख में बेचना उसको शुरू किया। आदमी सोचता है कि अरे 10 लाख का प्लॉट है, 7 लाख में मिल रहा है, ये ले लेते हैं। उस लेने के चक्कर में क्या होता है, वो एक प्लॉट की रजिस्ट्री 2 से 3 लोगों को कर देता है, कैश पैसा भी ले लेता है। आप अगर बैंक से दे रहे, बैंक से भी वो ले लेगा, ठीक, आपके नाम रजिस्ट्री भी कर देगा। ऐसे ही कोई दूसरा है, एक प्लॉट की रजिस्ट्री 2-3 लोगों के नाम कर दी। उसकी जगह जो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी मार्केट में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, उस समस्याओं से हम लोगों को कैसे निजात दिलाएं, इसकी वजह से हम लोग ने एक ऐसा प्लान किया। हमारी वेबसाइट है, जिस किसी ने भी हमारा प्लॉट लिया है या फिर लेना चाहता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, गूगल क्रोम पे जाए, हमारी वेबसाइट खोले और उस वेबसाइट में प्लॉट नंबर, सेक्टर वाइज और फेस वाइज साइट देख ले कि कौन सा प्लॉट किसके नाम पर है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं कि कोई भी इंक्वायरी पूरी कर सकता है। जैसे आपने बताया कि हमारे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उन्होंने आज प्लॉट ले लिया, वो कब रह सकते हैं उसमें? देखिए, इसमें हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है किसी को। प्लॉट बना सकते हैं आप आज हमसे प्लॉट लीजिए, फुल पेमेंट पे कल रजिस्ट्री कराइए, आप रहना शुरू कर दीजिए। आज आप ईएमआईज में भी प्लॉट ले रहे हैं, आप फिर भी मकान बनाइए, जैसे ही आपकी ईएमआईज कंप्लीट होती है तब हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। नहीं तो एक तीसरा ऑप्शन हम लोगों के पास और रहता है। जैसे बहुत सारे लोग ईएमआईज में लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि आप 22 बीघे से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकते जो जिसकी रजिस्ट्री ना हुई हो।
तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली ईएमआई पर ही प्लॉट ले रहे हैं और हमारे पास लैंड है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो हम लोग ने उसके लिए एक और रास्ता ये निकाला है कि जब भी आप अपने प्लॉट जो ईएमआई में आप ले रहे हैं या फिर फुल पेमेंट में भी ले रहे हैं, तो उसमें ये हम लोग करते हैं कि रजिस्ट्री का जो खर्च आता है, लगभग किसी भी प्लॉट की अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, फीमेल के नाम है तो लगभग 8 से 9% और मेल के नाम है तो 9 से 10% मैक्सिमम खर्च आता है। तो वो जो उतना अमाउंट होता है हम वो आपसे पहले ही ले लेते हैं। अच्छा। और उसकी रजिस्ट्री हम आपके नाम कर देते हैं, आप फिर ईएमआई देते रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसमें भी हम लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले आ जाते हैं। आप समझिए, रियल एस्टेट में केवल रियल एस्टेट वाले तो जो करते हैं, बहुत सारे लोग भी हम लोगों के साथ करने आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, सोचते हैं रजिस्ट्री तो हो गई, अब ईएमआई ना दे। उसके लिए भी गवर्नमेंट का एक रूल है, वो लोग नहीं जानते हैं। चालाकी अपने आप में व्यक्ति आज के समय बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि फुल अमाउंट नहीं आता तो रजिस्ट्रियां कैंसिल भी हो जाती हैं। अच्छा। तो इस तरीके का भी हमारे यहाँ ये सिस्टम है पूरा। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो दिमाग बहुत तेज लगाता है। बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते हैं, वो अपना अपना नेचर, अपना नेचर है। कि नहीं मतलब जैसे कह सकते एक नॉर्मल इंसान तो नहीं ऐसा करेगा। हाँ। है ना, जो थोड़ा सा बड़े उसमें हैं या जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, हाँ। वो सोचते हैं कि ऐसा ऐसा किया जाए, बस बस तो वो अपनी व्यवस्था बनाई जा सकती है। आज के समय में आपने रियल एस्टेट की बात की, रियल एस्टेट के अलावा भी कई सारी चीजें हैं, तो आपके हिसाब से उसमें किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अमाउंट कम है तो गोल्ड भी आपके पास अच्छा एक ऑप्शन है। और उसके अलावा शेयर मार्केट में यदि आपको हो कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, एफडीज हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर ये समझिए कि आप सोच रहे अपने पैसे को दोगुना करना 4 से 5 सालों में, तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट ही सबसे सही है। क्योंकि रियल एस्टेट आपको तुरंत की ग्रोथ नहीं देता, 6 महीने साल भर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जरूर देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इतनी होती है कि आपके वेल्थ तक वो आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो जनरेशन तक जाती है। बात सही है कि आप जब एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे 10% के प्लस ही देके जाता है, इससे कम तो नहीं देके जाता। 10% तो एक बहुत छोटा सा एवरेज हो गया। मैं आज जैसे आपको बताऊं, जहां पर हमारी साइट है, हम आपको और थोड़ा डिटेल में आज बता देते हैं, आपसे चर्चा हो रही है, सभी दर्शकों भी देख ले जी। कि वो हमारी जो साइट है उसके पास में डिफेंस कॉरिडोर है और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल उसी के नियर अबाउट में है। अभी जैसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है 13 जुलाई को, और गंगा एक्सप्रेसवे का जो मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है उसका हो चुका है। तो हमारी जो साइट है इसके पास में है। तो जहां हमने आपको बताया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर ही हमारी साइट होती है। अभी पिछले साल 2025 में मैंने अगस्त में एक कस्टमर को प्लॉट दिलाया, 50 गज यानी 450 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और ईएमआई पे था, डाउन पेमेंट देके उन्होंने लिया था। उनको मैंने ये कहा था कि आप कार खरीदने जा रहे थे, मैंने कहा था कार जो आप ले रहे हो वो आपकी लायबिलिटी है, कार की जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। अभी आपके कार की ऐसी कोई नीड तो है नहीं, 2-4-6 महीने में आपका कार के बिना काम रुका जा रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप एक बार प्लॉट में इन्वेस्ट करके देखो। उन्होंने मेरी बात मानी, मुझसे थोड़ा एज में बड़े, मैं उनका बड़ा भाई कहता हूँ, और उन्होंने उस वक्त प्लॉट मुझसे लिया। प्लॉट उस वक्त मैं आपको बताऊं, एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट थी 5,39,550 की थी, लेकिन उन्होंने 50% डाउन पेमेंट देके लिया था। और आज उसी जो प्लॉट की कॉस्ट आ रही है वो लगभग 7 लाख रुपए से ऊपर आ रही है, जो वहां की एक्चुअल कॉस्ट है। और जो हमारे यहाँ प्लॉट है वो 30 फीट की रोड पे, 30 फीट से कम के कोई प्लॉट, मतलब जो रोड है 30 फीट से कम की कोई रोड नहीं होती है। 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मैप है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 30 फीट की रोड रहती है, तो जो भी वहां पर आने वाले समय में रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर आबादी आएगी, तो लोग जैसे मकान बना लेते हैं और काफी ज्यादा रोड पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। तो चाहे जितना रोड पे कब्जा करेंगे, सपोज दैट कभी किसी के यहाँ आग वगैरह लगती है, कुछ भी भगवान न करे भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होता तो उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने में बहुत आसानी रहती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो मैप अप्रूवल करता है वो 30 फीट की मिनिमम रोड पे करता है, वो हमारे यहाँ है सुविधा। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे किसी के एक प्लॉट होता है, हाँ। किसी के पास 10 प्लॉट होते हैं, हाँ। हैं भी लोगों के पास, बिल्कुल बिल्कुल, तो इतने प्लॉट, क्योंकि पेड़ खत्म हो रहे हैं, हाँ। आपकी जो कंपनी है वो इस पे क्या काम कर रही है कि आप देखिए, प्लाट तो सेल कर रहे हैं और पेड़ जो खत्म हो रहे हैं, जगहें वो हो रही है, तो इस पे क्या काम आप लोग? मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो भी साइट रहती है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रहती है, तो हम लोग उसमें 25 से 30% का जो एरिया रखते हैं वो केवल ग्रीनरी का रखते हैं। ग्रीनरी मतलब ग्रीनरी, ओपन एरिया नहीं। ओपन एरिया तो हम लोगों का 35 to 40% तक रहता है।
लेकिन जो हमारा 25 to 30% एरिया रहता है वो केवल ग्रीनरी के लिए होता है, जिसमें हम लोग पार्क डेवलप करते हैं और फुटपाथ जो बनाते हैं उसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इस तरीके का हम लोगों को क्या रहता है, तो मतलब आप पर्यावरण को भी लेके चल रहे हैं। हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो कोई भी अगर कम उसके पास अमाउंट है या वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है रियल एस्टेट में और ऐसी प्रीमियम लग्जरी सोसाइटी में रहना चाह रहा है, तो हम लोग ने इस तरीके से प्लान किया है कि वो EMI पे भी लेगा तो उसको हम 30 फीट की रोड भी देंगे, पार्क भी उसके बच्चों के लिए खेलने देंगे। और उसी हम लोग की जो टाउनशिप डेवलप हो रही है, टाउनशिप में हम लोगों के यहाँ आने वाले टाइम पे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल, स्टेडियम, ये सारी चीजें आपको उसी के अंदर मिलने वाली है। मतलब जैसे आज के डेट में हम लोग अभी यूपी में हमारी साइट है जहाँ लखनऊ के बगल उन्नाव जिले में, लेकिन अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि नोएडा में जैसे टाउनशिप डेवलप होती है कि उसी के अंदर आपके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, डेली नीड्स की सारी चीजें आपको उसी के अंदर मिल जाती। ऐसी टाउनशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप लोग ये जो टाउनशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें आप लोग प्लाट बना के सेल करेंगे, जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, कि प्रॉपर कि केवल जगह सेल करेंगे कि आदमी बनवा दे? दोनों तरीके से कर रहे हैं। अभी क्या है कि जो अभी हम लोगों की वर्किंग चल रही है उसमें प्लॉटिंग की चल रही है। जैसे हम लोग प्लॉट काटते हैं, जिस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमको मैप देती है, रोड एरिया में रोड, प्लॉट एरिया में प्लॉट, ऐसे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग हाई राइज बिल्डिंग पे भी वर्किंग करेंगे उसी साइट में। लेकिन क्या है कि हाई राइज बिल्डिंग का जो एरिया है वो हम लोग ने अलग रख रखा है और जो प्लॉटिंग का एरिया वो हम लोगों का अलग है। मतलब है वही एक प्रॉपर साइट, हाँ, मतलब लेकिन साइड में हम लोग ने हाई राइज बिल्डिंग का काम करेंगे और इधर पर प्लॉटिंग का रखेंगे। मतलब हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग अलग अलग या इस टाइप से कह सकते हैं, बिल्कुल। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। हाई राइज बिल्डिंग का इस वजह से रखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत रेडी टू मूव फ्लैट चाहते हैं, अपार्टमेंट चाहते हैं या रो हाउसेस चाहते हैं। उस तरीके का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आगे निश्चित ही मोस्टली लोग अब यही कर रहे हैं कि वो रेडी टू यूज वाला ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि उन्होंने एक अमाउंट पे कर दिया और उसके बाद आके रहने लगे, क्योंकि बनवाने का समय किसी के पास नहीं है आज के समय में। एक व्यक्ति अगर प्लाट खरीदता है तो उसको किस चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके साथ कोई घटना न घटे? सबसे पहले तो मैं आपको देखिए डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन ऐसा हो कि आप उसको एक नज़र में देखते ही आप जो भी जिस एडवोकेट, अगर बहुत सारे लोग साइड फ्रॉड खरीदते हैं तो किसी एडवोकेट की अगर सलाह ले लें, या मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है या मेरा नंबर है उस पेज में आप लोग मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें ये होता है कि आपकी जो साइट है जहां पर भी आप प्लॉट ले रहे हो वो मैप अप्रूव्ड होनी चाहिए। मैप अप्रूवल सबसे अच्छी चीज है। मानते जो आप मैप अप्रूवल वाली साइट पे प्लॉट लेंगे वो आपको अदर जगह से 1-2 लाख रुपए हो सकता है ऊपर पड़े, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल इस वजह से होगा कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसकी वजह से आपको मैप अप्रूवल में लेना बहुत अच्छा होता है। और जब मैप अप्रूवल हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के ऑलरेडी ओके होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मैप आपको तभी अप्रूव करती है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने, अभी आपने देखा होगा कि जिस जमीनों में बुलडोजर चल रहा है वो जमीन कैसी है, रेजिडेंशियल नहीं है, खेत खरीदे, प्लॉटिंग काटी, उसके बाद उन्होंने सेल कर दिया उसको। आज के टाइम में जिसको धारा 80 का या 80A कहते हैं और पहले में उसको धारा 143 कहते थे, वो नहीं कराते बहुत सारे लोग, यानी कि उसको एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट नहीं कराते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी जमीन ऐसी होती है कि एग्रीमेंट में होती है। जैसे कोई किसान है, खेत है उसके, उसने हमको जमीन दी, हमने उससे एग्रीमेंट ये कर लिया कि आपकी हम ऐसे ऐसे जमीन बेचेंगे और इस तरीके से आपको 6 महीने साल भर में पैसा देंगे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बेच पाए या फिर उस किसान को किसी ने भड़का दिया, उस किसान का माइंड डाइवर्ट हो गया। उसमें क्या होता है कि उसने कहा कि मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा, सेल आउट तो कोई थर्ड पार्टी कर रही ना, और जमीन जो है वो किसान की है। ऐसे में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कभी भी एग्रीमेंट वाली जमीन मुझे नहीं लगता लेनी चाहिए किसी को। मैं सबसे बढ़िया चीज है आप मैप अप्रूवल चेक करिए और तुरंत जमीन लीजिए ना, ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। हाँ। ताकि क्योंकि बाद में वकील और डॉक्टर दो के चक्कर काटना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। सफेद कोट काले कोट से बच जाओ, जीवन में सारी चीजें अच्छी हैं। और तीसरे में फिर खाकी की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उनका तो वो तो रिश्तेदार के रूप में आते ही आते हैं, बिल्कुल। बिना उनके आए सुलझाना मुश्किल हो जाता है आज के समय में। अविरत जी, बात करते हैं कि ये तो हो गई हम लोग के प्लाट चर्चा की बात, अब थोड़ी सी अदर चीज़ों के टॉपिक की बात करते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे बच्चे, बड़े भी कह सकते हैं, जैसे उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उनका प्लान होता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या ये व्यापार डालूँ तो उससे आगे मुझे प्रॉफिट हो। तो उस पर आपकी क्या सलाह होगी कि लोग
उसको सुने और आगे उस पर काम करें। सही गाइडेंस की जिसको कहेंगे, आप उसके रूप में कैसे बताएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं पर बिजनेस करना चाह रहा है तो जिस वो बिजनेस करना चाह रहा है, जिस चीज का बिजनेस, उसको सबसे पहले देखना चाहिए एरिया। वो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वो एरिया उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा किसी उसमें, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नई नई कॉर्पोरेट लाइफ है, गवर्नमेंट लाइफ में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, उसके बाद वो साल 2 साल के अंदर चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि लो बजट रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि उस एरिया में जहां पर भी आप रहते हैं, उस एरिया के आसपास जो भी डेवलपिंग एरिया हो, डेवलप्ड एरिया के ना हो, डेवलपिंग जहां पे डेवलपमेंट चल रहा हो, तो वो हमेशा आपको शहर से 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। वहां पर क्या है कि आप खुद देखें कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं और वहां पर पॉपुलेशन कैसे जा रही है। जैसे आज के डेट में हम लोग कानपुर की और लखनऊ की बात करें तो कानपुर में जगह नहीं बची है ज्यादा और लखनऊ में भी नहीं बची है। तो मोस्टली आदमी कानपुर से थोड़ा बाहर, जैसे उधर रमईपुर की तरफ जा रहा है। हाँ, लखनऊ का आदमी थोड़ा सा और जो SCR बन गया उसमें बाराबंकी की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जो इस समय मैं आपको बताऊं, अगर यूपी का सबसे जो प्राइम एरिया है जहां पर तेजी से प्राइस आपके जमीन के ग्रोथ होंगे, लेकिन अभी नहीं है, वो इस समय सबसे ज्यादा आ रहा है लखनऊ SCR वाला एरिया। और लखनऊ SCR की जो मैपिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा एरिया उन्नाव का लिया गया है। तो अगर कोई भी कानपुर के आसपास, जैसे हम लोग हैं कानपुर के, लेना चाहता हूं तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लखनऊ SCR यानी कि जो इस समय उन्नाव के हैं, और बमुश्किल मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा। और उसके अलावा आप जो है 25 से 30 किलोमीटर, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, 25 से 30 किलोमीटर के नियर अंदर भी रहेगा, तो उसके लिए भी बहुत सही रहेगा। अपना कह सकते हैं कि उन्नाव एक बॉर्डर के रूप में आ रहा है और उसके लखनऊ भी पास में है, कानपुर भी उसके पास में है, तो एक बॉर्डर के रूप में आ रहा है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट या ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप इस व्यापार में आए जी, कुछ और भी तो कर सकते थे। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, सपनों का घर ऐसा मान लीजिए कि मेहनत की कमाई करते हैं, बहुत संघर्ष करते पूरे जीवन भर, बच्चे बड़े होने लगते, फिर सोचते कि अब एक घर ले लें, लेकिन परिस्थितियां और मजबूरियां ऐसी होती कि उनके पास 15-20 लाख रुपए का बजट नहीं होता है। 10 से 15 लाख रुपए का छोटा अमाउंट होता है, या 5 से 7 लाख का भी होता है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि इस व्यापार में आना लोगों के सपनों को संवारने जैसा है, सपनों को साकार रूप देने जैसा है, आप ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल बात सही है कि लोग बहुत उससे पैसे जोड़ते हैं, और जब वो चीजें, जैसे किसी का प्लाट है वो किस्तों पे है या उसने खुद खरीद लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, किस्तों पे है, जिस दिन उसका प्लाट फ्री होता है किस्तें पूरी देके, उस दिन सबसे पहले दुआ आप ही के लिए निकलती होगी कि उसने ऐसा किया था तो इसलिए आज ऐसा संभव हो पाया। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपने पूछा घर पे कौन कौन है, तो मेरे ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंड मदर नहीं रही थी 2019 में। अच्छा। और उसके अलावा अब हमारे फादर है, मदर है, और बुआ जी की मैरिज होगी। एक हमारे जो बड़े भाई हैं वो है। मैं घर का सबसे छोटा हूँ। मतलब 4-5 लोगों की पूरी फैमिली है आपकी। खुशहाल फैमिली इसको कहते हो, 4 से 5 लोगों की बेहतर होती है। आपके घर में आपकी माता जी है, जब वो आपको इस मुकाम में आज देखती हैं तो उनके मन में क्या जिज्ञासाएं? अब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि हो सकता है मैं यहाँ पर इमोशनल हो जाऊं। नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखिए एक बच्चे के लिए, माँ के लिए उसके बच्चे जब कहीं किसी मुकाम में पहुंचते हैं तो एक बहुत खुशी की बात होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये व्यापार शुरू किया तो इस व्यापार में बहुत ज्यादा मार्केट में गंदगी फैली हुई थी। हाँ, लोग इसको बड़ी भेद दृष्टि से देखते थे कि अरे ऐसा व्यापार है, कहीं पैसा फंसाने वाला है, लूटने आ गए। लेकिन हमारा क्या था कि शुरू से ही हमारा जो इंटेंशन था वो क्लियर था। तो हमारे फादर ने ही हमको उस वक्त कहा था कि आप जो भी काम कर रहे हो वो करिएगा, लेकिन कभी भी किसी के पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट ना करवाइएगा, कभी भी किसी का पैसा ना बर्बाद करवाए। तो वो पिताजी के संस्कार मेरे अंदर रहे, और माता जी का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है शुरू से ही। माता जी ने हमेशा यही सिखाया कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, जो काम करना है ईमानदारी से सही तरीके से करना है। तो वो माता जी का आशीर्वाद है, और आज माता जी मेरी जो मदर है बहुत खुश रहती हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहें कि माता जी और पिताजी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। उनके जो दिए हुए संस्कार है, आज उन्हीं संस्कार से और उनके आशीर्वाद से आज मैं ऐसा बन पाया हूँ और कर पा रहा हूँ। भगवान से बड़ा
माता पिता का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं आज के जो यूथ है, वो कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग नहीं भी अच्छे हैं। किसी के घर वाले अपने बच्चों से ही परेशान हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए वो किस तरीके आप उनको देखते हैं? क्योंकि संस्कार की जो आपने बात की, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ब्राह्मण समाज में। हर समाज में जरूरी होता है, पर ब्राह्मणों में जो विशेष रूप से देखा जाता है कि आप अगर कहीं गए, आपने बुआ जी के या जो 4-5 लोग बैठे वहां अगर चरणों को स्पर्श नहीं किया, तो आपको कहा जाएगा कि आपके संस्कार नहीं सही है। तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना, जैसे आपने एक वर्ड लिया ब्राह्मण, होता ये सभी के लिए, लेकिन ब्राह्मण को इस वजह से कहा जाता है कि पुराने समय से जो हमारे यहाँ पद्धति चली आ रही है, उसमें क्या होता था, ब्राह्मण हमेशा आपको ज्ञान देने वाला होता था। मतलब आपके ब्राह्मण जो होते थे हमेशा गुरुजन होते थे। इसकी वजह से ब्राह्मणों का ये परंपरा होती थी कि संस्कार वो सभी को देंगे, और सभी लोग लेते थे, संस्कार चलता चला आ रहा था। लेकिन आज के समय में क्या है कि कोई बच्चा है, अपने आप में मेच्योर हो रहा है, तो उसको सारी चीजें समझ के ऐसा बनाना चाहिए कि समाज में उसकी वजह से उसके माता पिता को कभी भी कुछ सुनना ना पड़े कि आपका बालक ऐसा है, आपकी बालिका ऐसी है। और इसके लिए क्या है कि आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जो माता पिता हैं, कुछ बच्चों का हाथ रहता है सर पे, कुछ बच्चों का हाथ नहीं रहता, मतलब माता पिता का हाथ नहीं रहता है, तो उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारे संस्कार देते हैं, उनका बच्चा बिगड़ जाता है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो माँ बाप, बहुत सारे ऐसे घरों में होता है, कहना नहीं चाहिए सभी पिता के लिए सम्मानित होता है, लेकिन जो बहुत सारा मैंने समाज में देखा है, देखिए मैं सच बोलना ज्यादा बिल्कुल, ये नाम ही अनफिल्टर्ड है चैनल का। बिल्कुल कोई भी निष्पक्ष जो बात है वो हो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता को मैंने देखा है कि वो ड्रिंक कर लेते हैं और फिर घर में आगे ये मुद्दा मैं उठा रहा था, मारपीट करने लगते हैं, और उनके बच्चे बहुत बार मैंने देखा अच्छे निकल जाते हैं, जिम्मेदार निकल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, माँ बाप का हाथ आपके ऊपर आशीर्वाद पे, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े। लेकिन बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि अगर आज हमारे पिताजी ने जितना संघर्ष करके ये घर बनाया या हमको पाला पोसा बड़ा किया, तो हमें उसका पालन सही तौर तरीके से करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब 10 लोगों से मिलते हैं तो उनकी 10 की जो राय होती है उससे बहुत लोग कुछ सीखते भी हैं, और हर किसी की राय अलग अलग होती है। तो बात करते हैं आजकल लड़कियों को लेके कि काफी सारा माहौल एक अच्छा है, हमारी गवर्नमेंट सारी चीजें कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, पर काफी चीजें गलत भी हो रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा कहना यही है कि देखिए, संस्कार जो मैंने आपको बताया, अगर संस्कारों से जुड़े रहेंगे, इस तरीके के काम कभी नहीं होगा। जो लड़के हैं वो अपने संस्कारों से जुड़े रहें कि जिस तरीके से उनकी बहन है, उनके घर वाले हैं, उनकी माता है, उसी तरीके की दृष्टि जो है वो सभी पे डालें, ठीक। और उसके अलावा आजकल दौर में मैंने देखा, सच है, आप अनफिल्टर्ड की बात करें तो हम भी उस तरीके से बता दें, लड़कियों के भी जो संस्कार है उनको भी जुड़े रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी होने जा रही है, घर वालों ने अरेंज मैरिज कर दी, और अभी आप रिसेंटली क्या देखेंगे केस, लड़की ने उसको फेंक दिया है पहाड़ों से, है ना। तो उसमें भी लड़कियों को ये देखना चाहिए, जो बात है आप अपने घर पे क्लियर रख दे। आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप उसको ना करिए, किसी और के बेटे की, किसी और के लड़के के जीवन को ना खराब करिए। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा, ये दोनों पे कहा जा दोनों पे सकता अप्लाई है, क्योंकि होता है। कभी कभी लड़कों की गलती होती है। हालांकि अभी कुछ 2-3 साल है, 1-1.5 सालों से एक केस ज्यादा चल रहे हैं लड़की। नहीं, मैं इसको हमेशा कॉमन देखता हूँ। ये देखिए, संस्कारों के ऊपर है, लड़का और लड़की में हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। संस्कार है कि आपके अंदर अच्छे संस्कार, आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता हैं, मुझे एक चोट भी लगती तो माता पिता दुखी होते, वैसे सामने वाले के भी है माता पिता। आजकल बहुत लोग कहीं भी प्लाट ले लेते हैं, तो वो लोग एक अच्छी जगह प्लाट ले पाए और उनका जो पैसा है वो डबल से तिबल से 4 गुना ज्यादा हो जाए, भगवान के 10 गुना हो जाए। तो ऐसे कौन से एरिया है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसे तो पर्टिकुलर मैं किसी एरिया का नाम लेना उचित इस वजह से नहीं है, क्योंकि आज है और कल हो सकता है वो डेवलप हो चुका हो, फिर एक दूसरा एरिया आ जाए। उसमें मैं आपको देखिए, फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोगों के पास एक ये होता है कि आप ये देखें कि जिस भी एरिया के आसपास 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में एयरपोर्ट आ रहा हो या फिर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। जैसे हमारी जो साइट मैंने आपको बताई, तो हमारी साइट के लगभग 15 किलोमीटर के नियर अबाउट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 12 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। बाकी मैंने आपको एक्सप्रेसवेज के बारे में बताया। उसमें क्या है कि बस आप यही चीज देखिए कि जहां से कनेक्टिविटी अच्छी होगी,
तो ऑलरेडी पब्लिक को वहां पर आने में सुटेबल होगा, और वहीं पर नया जो आप कह लीजिए डेवलप होता है एरिया, वो ऐसे ही एरियाज में होता है। क्योंकि आजकल मोस्टली लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट के नियर मेरा मकान हो, ताकि वो, क्योंकि आने जाने, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। कहीं आने जाने में आसानी हो। लोग होटल बना रहे हैं, हाँ। तो वो एयरपोर्ट से 15 से 20 किलोमीटर दूर के होते हैं। ये मोस्टली जगह मैंने गौर भी किया है कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज के डेट में कोई भी शख्स है, सपोज दैट आप एक एग्जांपल के तौर पे मुझे ले सकते हैं। मेरे पास बजट है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का, लेकिन एयरपोर्ट जहां पर आने वाला या आ रहा है, वहां की जो लैंड है उसके प्राइसेस ऑलरेडी हाई हो चुके हैं। तो अब मैं कैसे फाइंड करूं कि मैं कहां पे होटल खोलूं, और चलना भी होटल, जब तक होटल चलेगा नहीं तो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का जो पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ। उसके लिए क्या है कि जो एयरपोर्ट से जो 10 से 15 किलोमीटर या डिस्टेंस होती है, जहां पर भी कनेक्टिविटी अच्छी है, और जाहिर सी बात है कि जहां पर भी एयरपोर्ट आ रहा है, इसका मतलब वहां पर पॉपुलेशन है, इसीलिए तो एयरपोर्ट लाया जा रहा है। कहीं जंगल पे या किसी आउटर एरिया में तो एयरपोर्ट लाया नहीं जाता है। तो इस वजह से क्या है कि वो एयरपोर्ट के पास में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में जमीन उनको उनके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे आजकल लोग प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से दोनों में सही क्या है लेना? मेरे हिसाब से सही हमेशा प्लॉट है। देखिए उसके मैं आपको 2-3 तरीके के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि प्लॉट जो है वो एक जमीन का टुकड़ा है, भले वो 50 गज या 900 स्क्वायर फीट एरिया 100 गज का हो, लेकिन वो जो जमीन का टुकड़ा है वो आपका अपना है। फ्लैट में क्या है कि फ्लैट की वैल्यू मोस्टली ऐसा देखा गया है रिकॉर्ड्स में कि डेप्रिशिएट होती है, और अगर इंक्रीज भी होती है, एप्रिशिएट भी होती है, तो वो 1 से 2% का मिलता है उसको हाईयर। तो उसमें कोई ज्यादा सही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो तुरंत रहना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है, उनके लिए फ्लैट सही है। लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो मैं और अधिकतर रियल एस्टेट वाले सब हमेशा यही सजेस्ट करते कि प्लॉट लेना चाहिए। आप एक चीज देखिएगा, इस दुनिया में लॉर्ड किसे कहा गया है? भगवान को। और लॉर्ड जो वर्ड है वो किसमें एड ऑन किया गया है? लैंड लॉर्ड। लैंड में। किसी और वर्ड में आपने लॉर्ड का नाम सुना है? जल्दी नहीं सुना होगा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। या तो लॉर्ड ऊपर भगवान ऊपर वाला, या फिर लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड यानी कि जो आप ये समझिए, आज डेट में मैं सीधे कहता हूं लोगों को कि अगर आप भगवान बने रहना चाहते हो तो भाई जमीन खरीदो। लैंड लॉर्ड। और आप खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ गांव में पहले समय में आप देखे होंगे, गांव वगैरह गए होंगे, आप भी एक्सप्लोर करते हैं, कि पिछले समय से देखा जा रहा है, और आज भी अगर गांव में किसी को पैसे वाला कहा जाता तो किसको कहा जाता था? इसके काफी सारे खेत हो, जिसके पास जमीन ज्यादा हो, जमीन जिसके पास खेत हो। और जमीन लेना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि दिखावे के लिए स्कॉर्पियो ले ली है और अदर कोई भी कार ले लेते हैं, आईफोन ले लेंगे, आईफोन 17 आ गया, लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं। बाद में भले ईएमआई वो नहीं भर पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो लाइबिलिटी है। अच्छी चीज है, हम ये नहीं कह रहे कि खराब चीज नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि पहले जो आप अपना पैसा उसको इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा पैसा आपके पास सिक्योरिटी में भी होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। किसी भी दिन आपको अगर अचानक जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि लोग का बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, जिस कारण से वो हर चीजों से पीछे रह जाते हैं। अभिजीत जी, बात करते हैं, आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, आपके नजर में कानपुर के क्या मायने हैं? आप कानपुर को किस रूप में देखते हैं? कानपुर तो सबसे पहले तो मैं अगर देखता हूँ हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द इंडिया कहा गया है, वैसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी टॉप में आया है। कानपुर जो एक अपने आप में समझिए कि माहौल है पूरा। कानपुर में जो पला बड़ा है ना, वो कानपुर की फीलिंग को समझ पाता है। कोई भी अगर कानपुर एक्सप्लोर करने आया है तो वो अगर उसने महीना 15 दिन 10 दिन वो रहा है कानपुर में, तो कानपुर में जो मजा है, मिजाज है, वो यहाँ का समझ पाया होगा। मतलब आप ये समझिए कि कानपुर एक ऐसा शहर है कि हर एक इंसान मस्त एकदम, वो इसको टेंशन नहीं है, मस्त रहता है। और मस्त रहना इस वजह से भी जरूरी है। आप समझिए कानपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास पैसा बहुत सारा होगा, और बाहर आप बताइए वो अभी जो है बनियाई पहने हुए और थोड़ा सा अगर जो कोई शौक रखते हैं तो वो मुंह में दबाए हुए और रंगबाजी भौकाल एकदम मेंटेन करे रहते हैं। बात सही है। अगर आप कानपुर में देखें तो बहुत छोटे से लेके और बहुत बड़े तक आदमी है। आपने जो बात की, सबसे बड़ा जो व्यापार है वो अपने कानपुर का है। उनके लोगों को देखे तो एकदम नॉर्मल लगेंगे कि आपको जल्दी दिखेंगे भी नहीं कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं है। तो हर तरीके के लोग कानपुर में, कहते हैं नवाबों का शहर लखनऊ का गया है, पर कानपुर में सबसे बड़े नवाब रहते हैं। देखिए उसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं,
कानपुर शहर हर एक तरीके से बहुत अच्छा रहा। मैं तो कानपुर में ही पैदा हुआ और कानपुर ही हमारा निवास है भी। कानपुर में क्या है ना कि देखिए, ऐतिहासिक धरोहर तो है ही है, सांस्कृतिक धरोहर तो है ही है, साथ ही साथ आप यहाँ समझिए कि मतलब गरीब से गरीब परिवार भी यहाँ बहुत आराम से रहता है। आप चले जाइए शहर में, आप 20-25 रुपए में आज भी पेट भर एक टाइम का खाना खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, लोगों के अंदर का जो मजा है, मैं और भी बहुत सारे शहर गया हूँ, मैं बाहर अलग अलग स्टेट में भी गया हूँ, वहां पर मैंने देखा कि लोग अपना एक पर्सनल एटीट्यूड में रहते हैं। मैं किसी शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, लेकिन हो सकता है वहां का कुछ मिजाज ही ऐसा हो। कानपुर इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप, मैंने देखा है कानपुर में कि आप कहीं पर भी जाइए, रास्ता भटक जाइए तो 4 आदमी को केवल अपनी घर से मोटरसाइकिल इसलिए निकाल ले कि आपको रास्ता बताने आपकी जगह तक छोड़ के आएगा। बिल्कुल बात सही। ये जो अपनत्व की भावना है, ये जो प्रेम है, आपसी प्यार है, ये कानपुर में ही मिलता है। क्वालिटी टाइम आपकी नजरों में क्या था और आज क्या है? देखिए, मैं हमेशा क्वालिटी टाइम इसी को कहता हूँ, जैसे मेरे घर पे है, मैंने सबसे ये कह रखा है कि जब भी हम लोग साथ में डिनर करें या लंच करें तो कोई भी मोबाइल या टीवी इस चीज का उपयोग नहीं होना चाहिए। घर वाले आपस में बैठें, क्योंकि अब वो समय परिवर्तन हो रहा है। जाहिर सी बात है, सब लोग के पास काम ज्यादा है, व्यस्तताएं बहुत रहती है, लेकिन जितनी भी देर आप हो सके अपने घर वालों के साथ टाइम बिताइए, अपने आपस में एक दूसरे को जानिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। और बहुत सारा आज के जैसे समय में देखा गया है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो भी एजेड पीपल भी हैं, वो अपने आप में अकेले डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि क्वालिटी टाइम वो अपने फैमिली वालों के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और जैसे फैमिली में है, 2 लोग हैं, मम्मी और बेटे हैं, या जो पिता और बेटी है, बहुत सारी फैमिलीज में अकेले रह रहे हैं, अच्छी बात है, उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। साथ में जो आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, उनके साथ भी बातचीत करिए, खुल के बातचीत करिए। तो क्या होता है कि आप अंदर से भी अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेंगे, वरी लेस रहेंगे। इसके लिए आपको क्वालिटी टाइम यही होता है कि अपने लोगों के साथ बैठे जिनको भी आप अपना मानते हैं। आपसे अदर चीजों में बात करना तो जरूरी है यही है, पर आपके पर्सनल जीवन में भी बात करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि लोग, जब कोई नया गेस्ट आता है तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो आया है, कोई स्पेशल होगा तभी उसको बुलाया गया है। बिल्कुल। तो जैसे आपने दर्शकों के मन की बात छीन ली। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा जो नाम है मयंक और जो मेरे चैनल अनफिल्टर्ड, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इंसान के अंदर से वो बातों को बाहर निकालना जो लोग जानना चाहते हो, और एक जो नेचुरल बातचीत है वही। तो जो प्रोफेशनल आ रहा है और नेचुरलिटी जो इंसान की खत्म हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये पर्सनल जीवन से बहुत जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। देखिए, इसको एज ए एग्जांपल मैं समझ सकता हूँ कि आज स्टेट में जैसा चल रहा है कि कोई अगर कार से आ गया और हाथ में वो आईफोन पकड़े हुए, तो आदमी उसको बहुत इज्जत देने लगता है जी। हो सकता है उससे ज्यादा नॉलेज किसी साइकिल वाले, किसी मोटरसाइकिल वाले के पास हो, लेकिन आदमी उसको अप्रोच अप्रोच नहीं करता है अप्रोच। इसमें मुझे ऐसा लगता है सभी व्यक्ति जो भी हैं, मैं ऐसा चाहता हूं और मैं खुद भी अपने आप में इसमें बिलीव करता हूं, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। देखिए, भगवान ने जीवन सबको दिया है, सभी लोग इंसान हैं, सामने वाले को भी अपनी तरीके का ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कार से है उसी के पास सारी नॉलेज हो। मेरी नजर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल ग्रेजुएटेड या ग्रेजुएटेड भी नहीं है, लेकिन पुश्तैनी उनके पास जो जनरेशन है उससे मिला हुआ है उनको, या फिर उन्होंने किसी तरीके से इस समय भी कमा लिया, उनकी किस्मत अच्छी है। बात करते हैं आपके आइडियल कौन है? देखिए, अगर बिजनेस में मैं देखा जाऊं तो मेरे आइडियल रतन टाटा जी हैं, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में अगर आइडियल की मैं बात बताऊं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं बहुत अच्छे नेचर के। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, नर्सरी से लेकर के 10th तक मैंने हाई स्कूल उस स्कूल से किया। उस स्कूल के जो डायरेक्टर है, जो उस स्कूल के ओनर है, आप ये कह सकते हैं, मैंने हमेशा उनको अपना आइडियल माना। मतलब मैंने उनसे ये सीखा है कि व्यक्ति कितने कम संसाधनों में कैसे अपना जीवन चलाता है और उसके बाद आज इतना बड़ा साम्राज्य कह लीजिए कि स्थापित करता है। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है करोड़पति से भी ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी आप उनकी जीवन शैली देखेंगे तो नॉर्मल कुर्ता पैजामा, आप ये समझे कानपुर में इतनी गर्मी पड़, उसके अलावा उन्होंने आज तक अपने लिए कूलर नहीं खरीदा है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनको आचार्य जी कहता हूँ, गुरु जी कहता हूँ कि आचार्य जी आप लिए कूलर ले आऊं, लगा दूं। ना जी ना, मैं नहीं लूंगा। मतलब वो सीमित संसाधनों में कितना जीवन उन्होंने व्यतीत किया और देश के लिए, दुनिया के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। आप समझे, वो जेल तक गए केवल देश के लिए। जब अपना राम मंदिर अभियान रहा, उसमें उन्होंने पुलिस से डंडे खाए, लाठियां खाई हैं,
और आज भी इतना साधारण तरीके से उनका जीवन शैली है कि आप उनके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है खुद की, अपना साधारण तरीके से पैदल चलते हैं, जहाँ कहीं जाना होता है बहुत ही सीमित जगह तो हम लोगों के साथ या जो भी दो चार जानने वाले हैं उस तरीके से सबके साथ जाते हैं। मैंने हमेशा उनको अपना आइडियल माना है। कभी संभवता हुई तो उनको भी मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहूंगा, अगर वो आने की। आप अगर बुलाना चाहेंगे तो मैं उनसे कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अनफिल्टर्ड की बात अगर खुल के कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर आए। मुलाकात मैं आपकी बैक कैमरा जरूर करवा सकता हूँ। चलिए बिल्कुल बातचीत करेंगे और फिर उन पे एक बातचीत की जाएगी कि क्योंकि कुछ मेरा जो मोटिव है मेन लड़कियों को प्रमोट करना है, क्योंकि कुछ महिलाएं, कुछ नहीं सारी महिलाएं और लड़कियां, कुछ लोग तो सोशल मीडिया में आजकल अपना ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना चल रहा है। कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि घर में रहती हैं और वो हर चीज में परफेक्ट है, जिसको परफेक्ट शब्द कहेंगे, हर चीज में बेस्ट है, पर वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं और उनकी कोई स्टोरी आज तक जान ही नहीं पाया। काफी ऐसे लोग हैं और थे भी, जो हो सकता नहीं है अब रहे इस दुनिया में, कि वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी के रूप में थे कि जिनको लोग सुनना चाहते या देखना चाहते। तो मैं उन लोगों को प्रमोट करता हूँ और मुझे उनसे बातचीत करने में बहुत आनंद आता है कि लगता है कि हाँ, कि कोई ऐसा इंसान मिला जिससे बात करके मन खुश हो गया। बीच में मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी आपने जैसे कहा कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो घर पे हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आज अनफिल्टर्ड कहानियां विद सुधांशु के माध्यम से मैं आप सबको एक बताना चाहता हूं कि जो भी फीमेल्स, जो भी हाउसवाइफ्स कुछ भी घर बैठे बिजनेस करना चाहती हो, चाहे रियल एस्टेट का हो या फिर और भी जो बिजनेस है, मतलब आप समझिए कुछ धन अर्जित करना चाहती घर बैठे बैठे अपनी 2-4 सहेलियों के माध्यम से, मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग 9453530043 पर कांटेक्ट करें। मैं अगर वो कानपुर से हैं तो उनको रियल एस्टेट बिजनेस और साथ ही साथ मैं उनको एक बिजनेस प्रोवाइड भी करवाता हूँ कि अगर वो घर बैठे व्यापार करना चाहें और कुछ उसमें उनका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, एज अ फ्रीलांसर वो उसमें वर्किंग कर सकती हैं। और इसके साथ साथ फीमेल्स, तो फीमेल्स अगर कोई मेल भी है अपने जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, अपने भाई हैं या हम मुझसे उम्र में बड़े मेरे पिता समान हैं, वो जो भी जिस प्रोफेशन में भी हैं, धन अर्जित जहाँ से कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर कुछ और कहीं से भी धन और कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं उनके लिए सदैव 24/7 हूँ और मेरा सहयोग उनके लिए हमेशा रहेगा। कानपुर के हैं तो बहुत अच्छा है, और अदर कहीं से भी अगर वो आपका पॉडकास्ट देखते हैं तो भी मेरे साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं तो ये सबसे सराहनीय भी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सी जरूरतें होती हैं। हर महिला समाज में आगे नहीं आ पा रही है, बहुत लोग आ भी चुके हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके घर में दबा दिया जाता है। अपने इसको कहना गलत नहीं होगा, एक अपनी जो मुस्लिम समुदाय है, मेरा किसी को ठेस पहुंचाना किसी धर्म के प्रति नहीं है, मोस्टली देखा जाता है कि उनकी महिलाएं नहीं आगे आ पाती हैं उतना आज के समय में। तो ये भी कहूँगा, एक ये भी चीज़ है कि आप ऐसी पहल कर रहे हैं तो वो लोग भी आगे आए, सब चीज़ें हैं। बिल्कुल अग्रज जी, जब आप बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई खुश तो नहीं रहता है, खुशी और दुखी दोनों साथ चलते हैं, तो आप क्या खुश रहने? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ईश्वर की इतनी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं कभी दुखी जल्दी नहीं होता हूं। लेकिन हाँ, आपने जैसा कहा कि बहुत बार डिमोटिवेशन भी आता है कुछ लोग की वजह से। ऐसा मुझे लगता है कि मैं तो सदैव अपने जो परमेश्वर है, मेरे भगवान है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। डेली मंदिर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उनको स्मरण करता हूँ। उसके बाद मैं, जैसे मेरी जो एक है, बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, मुझे म्यूजिक सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। गाना सुनने में बचपन से ही मैं, मतलब एक समय वो दौर था बचपन का, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक नोकिया X6 उस समय मोबाइल आया हुआ करता था, तो काफ़ी अच्छा था, मतलब वो ऐसे स्लाइड होता था और टच स्क्रीन फ़ोन था, उसमें 2 फ्लैश आया करते थे, तो मेरा कह लीजिए सबसे पहला मोबाइल था। तो उसमें स्टोरेज उस वक्त 32 GB थी, और 32 GB उस समय में आज के लिए जैसे आप 512 GB मान के चलिए, उससे भी ऊपर। तो उसमें मैंने लगभग उसमें 3000 गाने रख रखे थे, और वो उस वक्त के शायद मुझे ऐसा लगता है किसी लैंग्वेज का ही कोई गाना, मतलब संस्कृत में गाना, तेलुगु में गाना, मराठी में गाना, और कई बार भोजपुरी भी सुन लेते थे, है ना, और हिंदी गाने तो रहते थे, इंग्लिश सॉन्ग्स
मैंने सारे उसमें सॉन्ग्स रखे थे, मैं गाने बहुत सुनता था वो बचपन में, लीड लगा के एकदम स्वैग में। तो गाने सुनने का शौक वो आज भी है। बस क्या है कि वर्किंग ऐसी हो गई है कि समय कम मिल पाता है, तो रात को अपना जब सोने जाते हैं 2-4-10 मिनट सुन लिया, कभी अब विजिट कराने जा रहे हैं, कभी अकेले ही कार चला रहे तो थोड़ा लो वॉल्यूम में कार में बजा लेते गाने। आपको गाने कैसे सुनना पसंद है, ओल्ड वर्जन या न्यू वर्जन? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसा मुझे गाना सुनना पसंद है। आप क्या गाना गुनगुनाते हैं क्या सुनना पसंद है? गुनगुनाते भी बहुत है। कुछ दो लाइनें हो जाए जो आपका सबसे मनपसंद भजन हो, कीर्तन, मतलब कुछ भी हो, जैसा आप म्यूजिक जो सबसे आपको लगता हो कि ये गाना दुनिया का सबसे बेस्ट गाना है, तो वो दो लाइनें आप सुनाएंगे? इसमें तो मैं देखिए, अगर बेस्ट गाने की बात आएगी तो सबसे पहले अपने भगवान का ही गाना गाऊंगा। नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर समय राधे राधे ही किया जाए। हाँ, सारी चीजें हैं, तो आप भाई सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं मतलब ऐसा लगता है कि गाना सुनना, आज कौन सा गाना सुन ले अचानक से, तो बहुत सारे लोग उसको दुखी गाने के तौर से देखते हैं, लेकिन मैं उसको अपने आप से कनेक्टेड मानता हूँ, जो उस एनर्जी से जो भगवान है उससे। तो वो गाना है कि वो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। एक जो इस गाने की जो ये दो चार लाइनें हैं, हाँ। गाना हालांकि बहुत अच्छा है, मैं भी सुनता हूँ, पर ये जो स्टार्टिंग की लाइन है वो एक ऐसा लगता है कि ये हमसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आप कभी भी सुनिए, मैं ऐसा आपको लगता है बताऊं, ये हमसे जुड़ी हुई है। मैंने गाना गाया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी एकदम वो लगता है कि ये गाना सुनो, देख के लगता है कि ये गाना एक अलग ही लेवल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है कि गाना सुनना सबको पसंद है बेहद। अब अभी जैसे आपने बताया गाना वाला, तो जैसे नवरात्र का समय चलता है, मेरे पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं सभी अच्छा। नवरात्रों में। तो उस समय जैसे मेरे केवल भक्ति भावना के गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, और जब थोड़ा सा चिल मूड में होता हूँ तो अपना इस समय जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे होते हैं वो भी सुन लेते हैं। और मेरे को देखिए इंजॉयमेंट करना भी बहुत पसंद है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो कंपनी है रियल इस्टेट में जो हम लोग वर्क करते हैं, उसमें हम लोग ने ऐसा भी प्लान रख रखा है कि जब हम लोग की अच्छा जो भी प्रदर्शन करता है भाई, तो उसका मतलब उसने मेहनत करी है, मेहनत करी तो उसको उसका परिणाम, मतलब जो धनार्जित कर रहा है वो तो कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है तो कमा रहा है। साथ ही साथ एक चीज हमारे और है कि हम लोग उसको टूर भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, हम लोग साथ में जाते हैं, टूर एंजॉयमेंट हो जाए। जैसे भी रिसेंटली मैं और मेरी पूरी टीम लगभग 150 लोग से ज्यादा एक 5 स्टार होटल में 4 दिन का स्टे हम लोग, मतलब आपकी कंपनी एंजॉयमेंट के लिए भी फुल सपोर्ट पे रहती है। अगर आप उनका सपोर्ट करें तो वो आपका फुल सपोर्ट पे रहती है। बिल्कुल। अफजल जी, बात करेंगे जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, इसमें तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9453530043 पर। इसमें आप डे टाइम में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपना इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा और अपनी मेल दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अभी जो लोग तुरंत देखना चाह रहे हैं वो इंस्टाग्राम में जाए, रियल इस्टेट का रियल हीरो सर्च करें, वो मेरा पेज है। वहां पर हमारी मेल कांटेक्ट नंबर भी है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक प्रीमियम प्लॉट में, एक अच्छी सोसाइटी में, साथ ही साथ जो लोग वर्किंग करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा ऑफिस है, हम आपको प्लान देते हैं इस तरीके से वर्किंग, तो आप हमारे साथ जुड़ के वो भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट को अंतिम ओर ले चलते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने मुझसे बातचीत की, कहते हैं इंसान को परखने के लिए 30 सेकंड पर्याप्त होते हैं। मोस्टली मेरे हिसाब से, मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अच्छा। तो इंसान को परखने के लिए कि क्या कैसा है, उसकी भावना कैसी है, वो सारी चीजें देखने के लिए 30 सेकंड पर्याप्त थे। आप यहाँ पे आए, मेरा चैनल ने आपको इनवाइट भी किया, और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, ताकि मेरे अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दिखती हैं, हर किसी को कॉमन सी चीज़ें, तो कुछ परिवर्तन या कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन तो ऐसा मुझे अभी कुछ नहीं लगा है। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि हमारे जो सुधांशु भाई वो डाउन टू अर्थ है। उसके अलावा ये जो इन्होंने शुरू किया है अपना अनफिल्टर्ड कहानियां विद सुधांशु, ये वाकई में जैसे कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुणा, ये वही है, अनफिल्टर्ड है। जो बात इन्होंने मुझसे यहाँ पूछी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पूछी, और मैं आशा करता हूँ मैंने भी इनके मन मुताबिक बिल्कुल वैसा ही आंसर दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ पर कहा जा रहा है अनफिल्टर्ड, तो वाकई में ये अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात करना। और आपका इनवाइट मुझे करना मुझे बहुत अच्छा लगा कि
आपके साथ मिल करके मुझे भी एक दर्शकों को एक नई जानकारी देने का मौका मिला। बिल्कुल। और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग अब मुझसे भी जुड़ सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी बात दोनों है। चीजें संभवता है, ताकि ये होता है कि किसी के द्वारा किसी को जानकारी मिले, क्योंकि आज के समय में एक अच्छी गाइडेंस की सबको जरूरत है। बिल्कुल। वो एक प्लाट लेता है या किसी अदर चीज पे भी इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ अदर चीज भी करता है, तो सबसे अच्छी गाइडेंस सही मिलना सबसे जरूरी। कहते थे पुराने समय में कि लोग 12th करते थे। आज के अभी समय देखा जाए कि परिवार में ही कोई किसी को नहीं बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है वो गलत फैसले भी ले लेता है, बिल्कुल। ताकि वो बाद में सोचता है कि मैंने अगर ये सही किया होता तो ये सही हो जाता। तो इसलिए मेरा लोग आते हैं, हम बातचीत करते हैं और मुझे भी काफी अच्छा लगता है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे साथ कुछ बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं यहाँ पर आया अनफिल्टर्ड कहानियां विद सुधांशु में, और जो अपने सुधांशु भाई, इन्होंने बहुत अच्छा ये स्टूडियो बना रखा है और इनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामने वाले को ऐसा मजबूर नहीं करते हैं कि वो आपको परेशान होकर क्वेश्चन का आंसर करे। और अपने सुधांशु भाई बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा का प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब सपोर्ट करें। थैंक यू।